गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये सभी वीडियो आप वीरेंद्रपाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से देख रहे हैं। भाई आज हम कक्षा 10 के विज्ञान का पाठ संख्या 7 तत्वों परमाणु सिद्धांत तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म पढ़ेंगे। और उसमें हमने पढ़ना है आज आधुनिक आवर्त सारणी की जो उपलब्धियां थी उन उपलब्धियों के बारे में। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में क्या किया गया, हाइड्रोजन को क्षारीय धातु माना गया और क्षारीय धातु मानकर हाइड्रोजन को प्रथम समूह तथा प्रथम आवर्त में रखा गया। यह इसकी पहली उपलब्धि थी। हाइड्रोजन को उचित स्थान प्रदान करना इसकी पहली उपलब्धि थी। और उचित स्थान कैसे प्रदान किया गया, हाइड्रोजन को क्षारीय धातु मानकर उसको प्रथम समूह या प्रथम आवर्त में रखा गया। यह इसकी पहली उपलब्धि हुई। 2 नंबर उपलब्धि क्या होता है, आपको पता होगा समस्थानिक के बारे में। समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, यानी परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उन्हें कहते हैं समस्थानिक। क्योंकि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इसलिए उसने समस्थानिकों को भी क्या किया, इसमें उचित स्थान प्रदान किया। यानी सभी समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं और ये आधारित किस पर थी, आवर्त सारणी परमाणु क्रमांकों पर। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांकों पर आधारित थी, अतः इसके अंदर किसको उचित स्थान दिया गया, समस्थानिकों को भी उचित स्थान प्रदान किया गया। उसके बाद हमने पढ़ना है 3 नंबर। 3 नंबर याद रखना है, इससे पहले सभी अपनी आवर्त सारणी या अपने नियमों को किसके आधार पर व्यवस्थित कर रहे थे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। इसने सबसे पहली बार तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर सुव्यवस्थित किया। आधुनिक आवर्त सारणी में हेनरी मोजले ने पहली बार तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या किया, सुव्यवस्थित किया। फिर और पढ़ना है हमें, इसने सबसे पहली बार कितने तत्वों की खोज की, 114 तत्वों की खोज की। इसने पहली बार 114 तत्वों की खोज की। फिर आपने पढ़ना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहली बार कौन सी गैसों को जोड़ा गया, उत्कृष्ट गैसों को या निष्क्रिय तत्वों को या अक्रिय तत्वों को जोड़ा गया। फिर इन्हें रखा कहाँ गया, तो इन्हें अंतिम वर्ग में बिना छेड़छाड़ किए आवर्त सारणी से अंतिम यानी 18वें वर्ग में रखा गया। इन तत्वों की क्योंकि संयोजकता होती है, ये किसी से सहयोग नहीं करते, इनकी संयोजकता होती है 0, अतः 18वें वर्ग को कौन सा वर्ग भी कहते हैं, हम शून्य वर्ग भी कहते हैं। इसके अलावा आपने और भी इसकी उपलब्धि याद रखना है, आधुनिक आवर्त सारणी में समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया, जबकि भिन्न भिन्न गुण वाले तत्वों को अलग अलग वर्ग में रखा गया। क्या थी लास्ट उपलब्धि इसकी, कि जो समान गुण वाले तत्व थे, कि जो समान गुण वाले तत्व थे उनको तो रखा गया एक ही वर्ग में, और जो भिन्न भिन्न वाले तत्व थे उन्हें रखा गया, जो भिन्न भिन्न गुण धर्म वाले तत्व थे इनके, उनको रखा गया भिन्न भिन्न वर्ग में। तो ये इसकी एक और भी उपलब्धि हम लिख सकते हैं। तो हमने 5 उपलब्धियां पढ़ी। नंबर 1 हाइड्रोजन को उचित स्थान देना, नंबर 2 समस्थानिकों को उचित स्थान देना, नंबर 3 तत्वों को प्रथम बार परमाणु क्रमांक के आधार पर सुव्यवस्थित करना, सबसे पहली बार कितने तत्वों की खोज करना, 114 तत्वों की खोज करना, नंबर 5 उत्कृष्ट गैसों या निष्क्रिय तत्वों की खोज करना और उन्हें आवर्त सारणी में बिना छेड़छाड़ किए कौन से वर्ग में रखा, 18वें वर्ग में रखा, अंतिम वर्ग में रखा। क्योंकि इन तत्वों की संयोजकता 0 होती है, तो इस वर्ग को क्या कहा गया, 0 समूह या शून्य वर्ग भी कहा गया। गुणधर्म वाले तत्वों को तो एक ही वर्ग में रखा और भिन्न भिन्न गुण वाले तत्वों को भिन्न भिन्न वर्गों में रखा गया। अब हमने पढ़ना है उत्कृष्ट तत्व। उत्कृष्ट तत्व को कहते हैं निष्क्रिय तत्व, अक्रिय तत्व या निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस भी कहा जाता है। अब होता क्या है उत्कृष्ट तत्व, तो सुनिए, उत्कृष्ट तत्व क्या होता है, वे तत्व जिनका बाहरी कोश पूरी तरह से भरा हो, पूर्णतया भरा हो, बाहरी कोश में पूरी तरह कोई इलेक्ट्रॉन आने की कोई संभावना न हो, पूरी तरह से भरा हो, और जो दूसरे तत्वों से क्रिया न करे। जब क्रिया न करेगा तो क्या हो जाएगा, अक्रिय या निष्क्रिय। तो वे तत्व जिनका बाहरी कोश पूरी तरह से भरा हो और जो दूसरे तत्वों से क्रिया न करे उन्हें कहते हैं अक्रिय, निष्क्रिय या उत्कृष्ट गैस। इनकी संख्या होती है, ये इनको रखा जाता है 8वें वर्ग या समूह में। और ये कौन कौन से हैं, तो ये है, इनको याद रखने की ट्रिक है, हे नेता और कर्मचारी जीते रहो। हे फॉर हीलियम, नेता फॉर नियोन और फॉर
आर्गन, कर्मचारी फॉर क्रिप्टॉन, जीते फॉर जीनोन और रहो फॉर रेडोन। तो हे नेता और कर्मचारी जीते रहो, ये कौन से तत्व हुए? उत्कृष्ट तत्व या निष्क्रिय तत्व। उत्कृष्ट तत्व या निष्क्रिय तत्व कौन से हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। इसी प्रकार हमने पढ़ना है दूसरा जो टॉपिक है इसका, वो है मेंडलीव की आवर्त सारणी व आधुनिक आवर्त सारणी में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं उनके बारे में, और वो किस किस के आधार पर है। तो देखो, पहला, दोनों की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? परमाणु द्रव्यमान पर, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांकों पर। तो जब आप अंतर लिखो तो एक तरफ मेंडलीव की आवर्त सारणी लिखोगे, दूसरी तरफ आधुनिक आवर्त सारणी लिखोगे, बीच में एक लाइन लगाओगे और उस लाइन के द्वारा आप बताओगे ये बात कि मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांकों पर आधारित थी। नंबर 2, तत्वों की संख्या। तो तत्वों की संख्या में आप क्या बताओगे? तत्वों की संख्या में आपने बताना है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 63 तत्वों की खोज हुई, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में 114 तत्वों की खोज हुई। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 63 तत्वों की, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में 114 तत्वों की खोज हुई। फिर है वर्ग व आवर्त। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 6 वर्ग व 8 आवर्त थे, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 वर्ग व 18 आवर्त मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग व 6 आवर्त थे, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग व 7 आवर्त थे। भाई ये भूलवंश लिखा गया है यहाँ पर। उसके बाद हमने पढ़ना है, इनके अलावा भी आप लिख सकते हो, मेंडलीव की आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़े गए, इसमें कोई रिक्त स्थान नहीं छोड़े गए। मेंडलीव की सारणी में कुछ स्थानों पर एक ही वर्ग तथा समूह के अंदर, एक ही आवर्त तथा वर्ग के अंदर 7-7 तत्वों को रखा गया, जबकि इसमें एक तत्वों को रखा गया। इसमें के बाद हमने पढ़ना है एक परिभाषा जिसका नाम है उपधातु या अर्धधातु। उपधातु या अर्धधातु किसे कहते हैं? अर्ध का अर्थ होता है आदि, धातु का अर्थ होता है धातु, यानी जिसमें आधे गुण किसके हो? धातु के हो। जब आधे धातु के होंगे तो आधे किसके हो जाएंगे? अधातु के। तो वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाएं उन्हें कहते हैं उपधातु या अर्धधातु। और क्योंकि आवर्त सारणी में बाईं ओर होती है, इस तरफ होती है, बाएं हाथ की तरफ होती है धातु और इस तरफ होती है अधातु, तो इनको आवर्त सारणी में उपधातु या अर्धधातु को ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में या सीढ़ी नुमा रेखा के रूप में दर्शाया जाता है। तो वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाएं, जिसमें धातु के गुण भी हों अधातु के गुण भी हों, और इन्हें उन्हें कहते हैं उपधातु। और इन्हें आवर्त सारणी में कैसी रेखा से दर्शाते हैं? टेढ़ी मेढ़ी रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। भाई ये हमने पढ़ा उपधातु या अर्धधातु के बारे में। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाएं और इन्हें आवर्त सारणी में कैसी रेखा से दर्शाते हैं? टेढ़ी मेढ़ी रेखा से। और इसको याद रखने की ट्रिक थी, बोले शिव गणेश ऐसी सब तेरी पावर, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। इसके बारे में हम इसके उदाहरण जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ठीक है जी। अब आपने जो हमने आज पढ़ा उससे संबंधित क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? नंबर 1, आधुनिक आवर्त सारणी की उपलब्धियां बताओ। तो जो हमने पढ़े थे इससे पहले, आधुनिक आवर्त सारणी में 114 तत्वों की खोज हुई। सर्वप्रथम उसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। फिर हमने पढ़ा था निष्क्रिय तत्वों की भी खोज हुई थी आधुनिक आवर्त सारणी में पहली बार। और हमने पढ़ा था हाइड्रोजन को उच्च स्थान प्रदान किया गया, समस्थानिकों को उच्च स्थान प्रदान किया गया। वो सभी इसके उत्तर होंगे भाई। उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी व मेंडलीव की आवर्त सारणी में अंतर। तो हमने अभी बीच में लाइन लगाकर एक तरफ आधुनिक आवर्त सारणी लिखा था, दूसरी तरफ मेंडलीव की आवर्त सारणी लिखा था। फिर हमने कहा था किस पर आधारित है, तो हमने बताया था कि ये आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। फिर तत्वों की संख्या के बारे में बताया था, आधुनिक आवर्त सारणी में 63 तत्वों की खोज, वो 114 तत्वों की खोज हुई, जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 63 तत्वों की खोज हुई। फिर हमने पढ़ा था वर्ग व आवर्त। तो हमने पढ़ा था आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग जो थे वो 18 थे, आवर्त थे 7, जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग जो थे
वो 8 थे, वह आवर्त थे कितने 6, ये इसके अंतर हो जाएंगे। फिर हमने पढ़ा था उपधातु व निष्क्रिय तत्वों की परिभाषा के बारे में। ये सारा आपको अपनी कॉपी में होमवर्क करके लाना है। ठीक है जी, धन्यवाद।